बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण है? और उन सभी कारणों का चेहरा ये तीन युवक क्यों बने? और क्या होगा जब बांग्लादेश और भारत के बीच युद्ध हुआ तो? कौन इस युद्ध को जीतेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। तथा बांग्लादेश की आर्मी और इंडियन आर्मी में किसके पास कितना सैन्य बल, टैंक्स और कितना हथियार है, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। ऐसे में अब बांग्लादेश की सत्ता आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के हाथों में आ गई है तथा माना जा रहा है सेना के हाथों में बांग्लादेश की सरकार आने का मतलब है भारत के लिए खतरे की घंटी बजना। तो फिर चलिए जानते हैं कि अगर भविष्य में भारत और बांग्लादेश कभी आपस में भिड़े तो किसकी सेना भारी पड़ेगी। दोस्तों, बांग्लादेश की सेना दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 ताकतवर सेनाओं वाले देशों की लिस्ट में 37वें नंबर पर आती है। यहाँ की सेना में 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा 281 टैंक, 13,172 बंद गाड़ियां और 20 स्वचालित तोपखाने हैं। वहीं बांग्लादेश की सेना के पास 370 टो आर्टिलरी और 70 रॉकेट हैं। वहीं बांग्लादेश अपनी सेना पर हर साल $3.8 बिलियन खर्च करता है। ये पैसा भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। और इस वक्त बांग्लादेश का आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान है। उन्होंने अपना पद 23 जून 2024 को संभाला था। आपको बता दें, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट भी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने ही किया है। इस वक्त बांग्लादेश का सबसे ताकतवर आदमी अगर कोई है तो वह आर्मी चीफ जनरल वकार ही है। तथा अब भारत की सेना के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सेना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के सामने चींटी की तरह है। भारत के पास कुल सैन्य कर्मी 51.37 लाख है, जबकि सक्रिय सैन्य क्षमता 14.55 लाख है। पैरामिलिट्री में 25.7 लाख और रिजर्व पर्सनल 11.55 लाख है। भारत की वायुसेना में 3.10 लाख, थल सेना में 21.97 लाख और नौसेना में 1.42 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के पास 606 फाइटर्स जेट, 130 अटैक फाइटर जेट, 264 ट्रांसपोर्ट विमान, 351 ट्रेनर्स और 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। हमारे देश के पास 6 टैंकर्स फ्लीट, 869 हेलीकॉप्टर्स और 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि थल सेना के पास 4,614 टैंक्स, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,243 टोड आर्टिलरी और 702 MLRS रॉकेट आर्टिलरी है। इसके अलावा भारतीय सेना के पास 1.51 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं, जबकि भारतीय नौसेना के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स, 12 फ्रिगेट, 18 कॉर्वेट, 18 पनडुब्बियां और 137 पेट्रोल वेसल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसके कारण तो कई हैं, लेकिन उन सभी कारणों का चेहरा तीन युवक बने। छात्र नेता नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में आरक्षण के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। नाहिद इस्लाम वर्तमान में ढाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का छात्र है। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल करने के बाद आंदोलन नाहिद ने ही शुरू किया और धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए। दोस्तों, नाहिद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ मुखर रहे हैं और उन्हें सड़कों पर तैनात आतंकवादी बताते रहे हैं। शाहबाग में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि छात्रों ने आज लाठियां उठा ली हैं और अगर लाठियां काम नहीं करती तो वे हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। 19 जुलाई को साबुजबाग के एक घर से सादे कपड़ों में कम से कम 25 लोगों ने नाहिद इस्लाम का अपहरण कर लिया था। विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के बारे में बार बार पूछताछ के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और हथकड़ी लगाकर उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। 2 दिन बाद वह पूर्वांचल में एक पुल के नीचे बेहोश और घायल अवस्था में पाया गया। नाहिद इस्लाम का दूसरी बार अपहरण 26 जुलाई को धान मंडी के गोनोशस्थाय नगर अस्पताल से किया गया।
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा सहित विभिन्न खुफिया एजेंसियों से होने का दावा करने वाले व्यक्ति उसे ले गए। हालांकि पुलिस ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है तथा आसिफ महमूद ढाका विश्वविद्यालय में भाषा अध्ययन का छात्र है। वह जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ भी शामिल था तथा इलाज के दौरान उसे भी अस्पताल से हिरासत में लिया गया था। आसिफ को हिरासत में लेने के पीछे सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया गया। अबू बकर मजूमदार भी शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में भागीदार है। वह ढाका विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग का छात्र है। फ्रंट लाइन डिफेंडर के मुताबिक वह नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों पर भी काम करता है तथा 5 जून को आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट शुरू किया। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का कड़ा विरोध किया। अब ये तीनों आगे आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि यह तय है कि सेना से लेकर अगली सरकार तक इनसे टकराने और इनकी कही बातों को अनदेखा करने से पहले 100 बार सोचेगी। दोस्तों, क्या आप बांग्लादेश में हो रहे शेख हसीना के बारे में और जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिखिए। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।